जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने वैदिक काल के पूर्व की जो चीज़ें थी उसे हमने देख ली थी। छोटी छोटी चीज़ें थी, महाकाव्य था, साहित्य था। ये सब क्या थे? साहित्य जो मतलब स्रोत थे इतिहास जानने के, ठीक है। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वैदिक काल की, ठीक है। वैदिक काल वह काल है जब वेदों का मतलब निर्माण रचना हो चुका था और उसके बाद की जो जीवन शैली थी वो ग्रामीण थी। पेड़ों के नीचे बैठकर गुरुकुल वाली शिक्षा, गुरु के पास बैठकर जो शिक्षाएं ली जाती थी, ठीक है, वो वाली जो पद्धति थी इसी वैदिक काल में, वेदों के समय वेदों की पढ़ाई जिसमें की जाती थी, उस वैदिक काल में हम लोग आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वैदिक काल को हम लोग देखते हैं। वैदिक काल जो है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे रखा जाता है वैदिक काल में, ठीक है। 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह जी के जन्म से 1500 वर्ष पूर्व से लेकर 600 वर्ष पूर्व तक का जो समय है, पूरा का पूरा जो कालखंड है वह वैदिक काल कहलाता है। इस वैदिक काल को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है ऋग वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल या फिर उत्तर ऋग वैदिक काल, ठीक है। ऋग वैदिक काल जो है वह 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह ऋग वैदिक काल कहलाता है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह उत्तर वैदिक काल कहलाता है, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। वैदिक समाज जो था, वैदिक समाज का निर्माता जो थे वो आर्य थे, ठीक है। वैदिक समाज के निर्माताओं को क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। ये जो आर्य थे वो भारत के मूल निवासी नहीं थे। ये जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे, ठीक है। मध्य एशिया जो कि उस समय मैक्स मुलर प्रदेश जिसे कहा गया है, उस मध्य एशिया मैक्स मुलर प्रदेश से आए हुए थे आर्य, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये जो आर्य आए भारत में, ये आर्य वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे, मध्य एशिया मैक्स मुलर से आए थे और यह भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए थे। सप्त सैंधव प्रदेश सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती नदी, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदियां हैं जिनके क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। उसके अलावा सिंधु और सरस्वती नदी, इन दोनों को नदियों को और मिला दिया जाए तो कुल मिला के 7 नदियाँ हो जाती हैं। इन 7 नदियों को सिंधु सबसे बड़ा है इसलिए सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है। सप्त सैंधव प्रदेश, सिंधु नदी और उसके साथ जो अन्य 6 नदियाँ हैं उनको मिलाकर 7 नदियाँ हुई, तो इस 7 नदियों के प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। तो ये आर्य जो है भारत में आकर इन सप्त सैंधव प्रदेश में ही बस गए थे, ठीक है। इनकी जो भाषा थी वह संस्कृत थी, ठीक है। और जो संस्कृत भाषा होती है उसे देवों की भाषा कहा जाता है, ठीक है। और इसी के कारण कि ये लोग संस्कृत बोलते थे और देवता भी संस्कृत बोलते थे, इसलिए स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे, ठीक है। और जो लोग संस्कृत नहीं बोल पाते थे उन्हें ये लोग अनार्य कहते थे, मतलब आर्य नहीं है, ठीक है। उन्हें निम्न समझा जाता था या फिर अपने से छोटे समझते थे। अब भाषा ही तो है, भाषा नहीं आता है इसका मतलब किसी को छोटा समझ लो। खैर अपनी अपनी बातें होती है, ठीक है। तो जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी उन्हें ये लोग अनार्य कहते थे, उन्हें निम्न या छोटा कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी वो भारत के मूल निवासी थे, ठीक है। यानी कि अनार्य जो थे वो भारत के मूल निवासी थे और आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। वो मैक्स मुलर मध्य एशिया से थे और सप्त सैंधव में आकर बस गए थे, ठीक है। अब आर्यीकरण की बात करते हैं कि मतलब संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाया, पूरे भारतवर्ष में फैलाया और भारत का आर्यीकरण किया गया। अनार्य यानी कि जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी और आर्य जिन्हें संस्कृत आती थी, तो अनार्य से आर्य बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कहा गया आर्यीकरण। तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण और उत्तर भारत का आर्यीकरण जो है वह 2 ऋषियों के द्वारा किया गया। दक्षिण भारत जो है हमारा, उसका आर्यीकरण किया है अगस्त ऋषि ने, ठीक है। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया है अगस्त ऋषि ने, याद रखिएगा। और उसके बाद जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत का मध्य के ऊपर जो है वो उत्तर भारत है, उत्तर भारत का जो एरिया है, ठीक है, उसे उसका आर्यीकरण किया था राजा विदेह राजा थे एक, उनके पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़, ठीक है। पंडित गौतम राहुगढ़ जो है इन्होंने उत्तर भारत का आर्यीकरण किया, लेकिन ये आर्यीकरण जो है ना ये पूरा नहीं कर पाए। ये अपने मुंह में कुछ दिया को ऐसा करके रख कर उस पर ज्योति जलाकर
पार कर रहे थे, जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ फिर आर्यीकरण कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि ये बिहार में पहुँचे। बिहार में है पटना, पटना से गुजरी है हमारी वहाँ गंगा नदी, ठीक है। तो जैसे ये गंगा नदी पर पार करने के लिए पहुँचे, इनके मुंह में जो रखा हुआ अंगरा था, ठीक है, अंगरा छत्तीसगढ़ी में अंगरा यहाँ कह देते हैं, अंगरा का अर्थ होता है हिंदी में आग, ठीक है, आग का टुकड़ा, ठीक है। तो वो जो अंगरा था वो पानी में जाने के कारण गंगा नदी को पार किए तो पानी में गए, पानी में गए तो आग है, स्वाभाविक रूप से बुझ गया आग, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि पाटलिपुत्र की जो धरती है वह अछूतों की धरती है, गंगा नदी का जो पवित्र है, यहाँ का गंगा नदी अपवित्र है, ऐसा इन्होंने कह दिया, क्योंकि ये उस गंगा नदी को पार नहीं कर पाया। इसलिए आप लोग देखेंगे कि इलाहाबाद से गंगा नदी गई है तो वहाँ की बहुत भी मान्यता है, हरिद्वार से, सब जगह जहाँ जहाँ से गया से, तो ये सब तीर्थ हैं। लेकिन पटना में भी गंगा नदी बहती है, गंगा नदी वहाँ से भी गुजरी है, लेकिन पटना के जल को, पटना के गंगा जल को पवित्र नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि गौतम राहुगढ़ ने इसे पार नहीं कर पाए और आर्यीकरण इनका जो वो अधूरा रह गया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इस समय का सबसे पवित्र जो पशु था या फिर सबसे प्रिय पशु था वह गाय था। आज भी सबसे प्रिय, सबसे शांत, बहुत ही प्यारा होता है गाय जो होता है। आप लोग भी देखे होंगे, शांत स्वभाव की एकदम। जो लोग कम बातें करते हैं, लड़कियां, हालांकि लड़कियां कम बातें करती हैं, लेकिन जो लोग कर लेती हैं उन्हें ऐसा मन रखने के लिए कह देता है कि हमारी बच्ची तो गाय है, ठीक है। हालांकि लड़कियां गाय वाय नहीं होती, बहुत बदमाश होती हैं ठीक है, जो समृद्धि का संकेत देती है, ठीक है। जो गाय होता है उस समय का सबसे प्रिय पशु था ठीक है, फेवरेट, एकदम मोस्ट फेवरेट पशु था, और वो समृद्धि का संकेत देता था। जिसके पास जितनी बड़ी गौशालाएं थी, जितने सारी गायें थी, जितना ज़्यादा गाय थी लोगों के पास, उतने ज़्यादा समृद्ध समझा जाता था। आज क्या समझा जाता है? जिनके पास गाड़ी है, जितनी सारी गाड़ी हैं वो ज़्यादा समृद्ध है, बड़े बड़े घर, नौकरी वाले, धंधा पानी वाले, बिजनेस वाले, उन्हें समृद्ध समझा जाता है। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय का चलन ये था, मान्यता ये थी, जिनके पास बहुत सारा गाय है, बहुत सारी गाय हैं, वो उस समय कहलाते थे सबसे समृद्ध व्यक्ति ठीक है। गौ हत्या जो है वो आज भी बहुत किया जाता है, ठीक है। तो गौ हत्या जो था वो पहले भी पाप था, आज भी पाप है, हमेशा ही रहेगा, क्योंकि गाय बहुत ही पवित्र और प्रिय पशु रही है हमारे सनातन धर्म में। तो उस समय जो गौ हत्या करता था उसे मृत्यु दंड की सजा भी दी जाती थी। जो गौ हत्या करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाता है, ठीक है। गौ हत्या बंद हो, ठीक है। राजा का जो प्रमुख कार्य है वह गविष्ठी था। गविष्ठी का अर्थ होता है गाय के लिए युद्ध करना, ठीक है। गाय की रक्षा के लिए, गाय को जीतने के लिए, मतलब अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा गाय रखने के लिए जो युद्ध किया जाता था उसे कहा जाता है गविष्ठी। गाय के लिए युद्ध, राजा का देखो क्या काम था प्रमुख कार्य राजा का गविष्ठी था, गाय के लिए युद्ध करना। प्रमुख कार्य उस समय का जो लोगों का प्रमुख कार्य था, प्रमुख व्यवसाय था, वह था कृषि था, ठीक है। उस समय की जो सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी, और उस समय का जो प्रमुख कार्य था वह था कृषि, ठीक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य के युद्ध की चर्चा है। देखिए, जब मैंने वेद पढ़ा है, 4 वेदों के बारे में जानकारियाँ दी, तो उसमें मैं बताया था कि 7वें मंडल में 10 राज्य के युद्ध की चर्चा है। यह जो 10 राज्य का युद्ध है, इसमें 10 राज्यों के युद्ध के बारे में चर्चा है, या फिर कई जगह कहा जाता है 10 रात्रि तक यह युद्ध चला था, इसलिए इसे 10 राज्य युद्ध या फिर 10 राजाओं के बीच, 10 राज्य के बीच यह युद्ध हुआ था। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग दो प्रकार की मान्यता दी है। 10 राज्य का, राज्य जो है वो राजा या फिर राज्य मतलब रात्रि ऐसा कह दिया है। तो 10 राज्य का 2 मतलब निकलता है। एक होता है 10 रात्रि तक चलने वाला युद्ध, और दूसरा मतलब होता है जो कि सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है, वह है 10 राज्यों का युद्ध, ठीक है। तो 10 राज्य युद्ध का चर्चा हुआ था। ये जो 10 राज्य युद्ध का जो युद्ध है, यह आर्य और अनार्य के बीच हुआ था, ठीक है। यार, आर्य जो कि संस्कृत बोलते थे और अनार्य जो कि भारत के मूल निवासी थे, इनके बीच ये जो युद्ध था वो हुआ था, ठीक है। तो आर्यों और अनार्यों के बीच युद्ध हुआ था। तो आर्यों का जो सेनापति था या फिर आर्यों का जो कबीला था, आर्यों का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो थे हमारे चक्रवर्ती सम्राट भरत, ठीक है। चक्रवर्ती सम्राट भरत, राजा भरत, जिनके नाम पर हमारा भारतवर्ष का नाम पड़ा है। बचपन में सिंह के मतलब शेर के दांत गिन दिए थे। ऐसा इतिहास रहा है हमारा, ऐसा गौरवशाली इतिहास हमारे भारत का रहा है, जिनके नाम पर, भरत जी के नाम पर हमारा भारतवर्ष नाम पड़ा है, ठीक है। हमारे देश का नाम, गर्व करना चाहिए हम लोग को। जातियों का निर्धारण जो है वह कर्मानुसार किया जाता था, ठीक है। जातियों का निर्धारण कर्मानुसार किया जाता था। उससे तात्पर्य है, मैं यहाँ पर शिक्षा दे रहा हूँ तो मैं किसी भी जात का हूँ, मैं शिक्षा दे रहा हूँ मतलब मैं ब्राह्मण हूँ,
ठीक है। और जो लोग युद्ध कर रहे हैं, दूसरों की रक्षा कर रहे हैं, वो क्षत्रिय हैं। जो लोग काम धंधा वाले हैं, धंधा पानी वाले, व्यापार वाले, बिजनेस वाले, वस्तु का क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, वो लोग हैं वैश्य यानी कि व्यापारी, ठीक है। वैश्या नहीं, वैश्य है, याद रखिएगा। वैश्य मतलब व्यापारी होता है, ठीक है। और चौथा होता है जो कि दूसरों के घर नौकरी करते हैं, ठीक है, वो लोग कहलाते हैं शूद्र। आप लोग भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सोच लीजिए आप लोग भी शूद्र बनने वाले हैं वैदिक काल के सामाजिक वर्ण वर्गों के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया। उत्तर वैदिक काल में जातियों का निर्धारण जो है वह निर्धारण वंशाधार पर किया जाता है, ठीक है। ये जो ऋग वैदिक काल है उसमें जातियों के निर्धारण जो है कर्मानुसार, जो पढ़ाई करा रहा है वो ब्राह्मण है, ये वाला सिस्टम। लेकिन जो ऋग उत्तर वैदिक काल आया था उसमें जातियों का निर्धारण वंशानुसार, कि उसके बाद आप जो भी कार्य किए, आप ब्राह्मण के वंशज हैं तो आप ब्राह्मण ही रहेंगे, चाहे आप लोग युद्ध कीजिए या फिर जो कुछ भी कीजिए, ठीक है। इसी काल में हुई थी लोहे की खोज, ठीक है। लोहे की जो खोज हुई थी वह वैदिक काल में ही हुई थी। इससे पहले हमने देखा था कि तांबा की खोज ताम्रपाषाण काल में हुआ था, सिंधु सभ्यता में हुआ था कांस्य की खोज, कांसा की खोज, और उसी समय चांदी और सोने की भी, चांदी की खोज भी हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर से हुआ था लोहे की खोज, और यहाँ से फिर कृषि जो है वो थोड़ा सा बदलने लगा, हल वल का प्रयोग किया जाने लगा कृषि में, ठीक है। तो यहाँ से फिर कृषि में और औद्योगिक वगैरह जो है वो शुरुआत फिर यहाँ से होने लगा। युद्ध में फिर भाले वगैरह अशोक जी के समय, बिंबिसार चंद्रगुप्त मौर्य जी के समय फिर स्टार्ट हो गए थे लोहे वगैरह से युद्ध। इससे पहले फिर उस लोहे की खोज हुई नहीं थी, तो ऐसे ही जैसे तैसे हड्डी वगैरह से युद्ध उस समय भी चल रहा था, ठीक है। जैसे कि इंद्र जी का वज्र भी देखेंगे, दधीचि ऋषि के जो हड्डी है यहाँ पर का, रीढ़ की हड्डी, और यहाँ से हमारे जो रिब्स हैं वो सब मिलकर उनके क्या बने हैं, वज्र बनाया गया है, ठीक है। सीने का जो वज्र है रिब्स से यहाँ से वो सब, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया है वैदिक काल। अब हम लोग कल से थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, नदियों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ कुछ चीज़ें हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन प्रमुख देवता थे, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।